स्वतंत्र भारत में मराठी लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और चुनाव से संबंधित इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, चुनाव से संबंधित जानकारी देंगे और चुनाव पर थोड़ी सी समीक्षा भी करते चलेंगे अपने साथियों के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य दुबे जी हैं, एब्सोल्यूट इंडिया के सिटी एडिटर हैं। साथ ही हमारे अपने सहयोगी अमरिंदर आशुतोष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि आज 288 महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों से 9 बजे तक के कुछ समाचार आए हैं, कहां पर कितने परसेंट चुनाव हुए हैं, ये जानकारी भी हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में सख्त कर दी गई है। चुनाव को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की अब तक कोई खबर नहीं आई है। कुल मिलाकर चुनाव बड़े ही सलीके से चल रहा है। चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र ने अपने अपने तरीके से अपने अपने नेताओं को चुन लिया है और शायद इसीलिए जितने लोग मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं अपनी पसंद के मतदाता अपने पसंद के नेता का वोट देकर आ रहे हैं, अपनी पसंद की पार्टी को वोट देकर आ रहे हैं। हाँ, ये अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, हार किसके गले आएगी, ये सब पता चलेगा 19 तारीख को। लेकिन तब तक हम आपको बताते चलेंगे अलग अलग किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। बात करते हैं चुनाव की। महाराष्ट्र किसका होगा आने वाले दिनों में? हम जैसा कि बार बार बता रहे हैं कि इस बार सभी राजनीतिक दल अपने सहयोगी दलों का साथ छोड़कर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं किस तरह की चुनावी तैयारियां की गई हैं। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारियां की हैं चुनाव आयोग ने। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा 2014 के चुनाव के लिए संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 2331 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 626 है। हम आपको ये भी बता दें कि 2014 के इस चुनाव में सबसे ज़्यादा 450 अति संवेदनशील केंद्र महाराष्ट्र में हैं। राज्य में सीआरपीएफ की 320 कंपनियां यानी 3200 जवान तैनात किए गए हैं। राज्य भर में 1.22 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान के लिए कुल कर्मचारी 5,84,617 और कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं 1,51,032। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों पर भी पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं। चुनाव आयोग ने सख्ती से उन संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन किया और उन्हें घोषित किया है। हम इस बीच बता दें कि नांदेड़ में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। बुजुर्गों के साथ युवा लोग भी मतदान बढ़ चढ़ कर रहे हैं। 288 सीटों पर चुनावी अभी थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाएगा उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनावी रंग चढ़ेगा मतदाताओं पर। वो कतार लगाकर भी अपने मनपसंद उम्मीदवार को, अपने मनपसंद पार्टी को वोट देने निकलेंगे। अब तक के रुझान बता रहे हैं काफ़ी कम परसेंट अलग अलग क्षेत्रों में है। युवा वर्ग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हो रहे चुनाव में लगभग सभी पार्टियां अपने दम पर चुनावी समर में उतरी हैं, अपने अपने सहयोगी दलों को छोड़कर। गठबंधन से अलग होने का ठीकरा भी साथी दलों पर ही फोड़ा जा रहा है।
शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर, कांग्रेस एनसीपी पर, एनसीपी कांग्रेस पर। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की पेंग बढ़ाई थी, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने उसे कहीं का नहीं रखा। मतदाताओं को ईवी फॉर्म तक समाजवादी पार्टी नहीं बांट सकी। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य दुबे जी हैं। आदित्य दुबे जी हमारे सहयोगी, हमारे साथी और एब्सोल्यूट इंडिया के ये सिटी एडिटर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं अवनिंद्र आशुतोष जी, जो हमारे अपने सहयोगी हैं और वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसा कि आशुतोष जी आपसे शुरू करते हैं। पिछली बार हमने जानने की ये कोशिश की थी कि अगर इस बार चुनावी समर में सभी लोग अलग अलग तरीके से उतरे हैं, अपने अपने दम पर उतरे हैं, ये भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रचार तंत्र के मामले में सभी से आगे है। लेकिन जिस तरह का प्रचार किया गया और जितनी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की धज्जियां उड़ाने का काम शिवसेना की तरफ से किया गया, स्थानीय मतदाता जिन्हें मराठी मानसिकता से सराबूर मतदाता कहा जाता है, वो अलग अलग सीटों के अलग अलग समीकरण होते हैं। उत्तर भारतीय मतदाता, दक्षिण भारतीय मतदाता, गुजराती मतदाता, मारवाड़ी मतदाता, जैन मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता, दलित मतदाता, इन समीकरणों के आधार पर दिए गए जो विधायक उम्मीदवार होते हैं वो अपनी बाजी लगाते हैं और जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। आदित्य जी, ये वो दौर गया जब कोई भी बड़ा नाम किसी भी सीट से उसे भेजा जाता था और वो चुनकर आता था पार्टी के नाम पर। तब ये कहा जाता था कि हमारी रगों में कांग्रेस का खून है, हमारी रगों में जनसंघ का खून है। वो एक पार्टी से बंधा होता था। आपको लगता है कि आज के दौर का युवा मतदाता उन सब चिकनी चुपड़ी बातों में आता है, दावों और वादों के झुंझुनों को अपना लेता है? आपको लगता है कि आज के दौर में? नहीं, आज के दौर में भी वही परंपरा या व्यवस्था इसलिए कायम है कि अगर इस तरह की बातें, अगर परिवर्तन की बातें होती कि नहीं आदमी का काम देखकर वोट देना है या ये अच्छा आदमी है, ये समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है, तो कई निर्दलीय उम्मीदवारों को जीतकर आना चाहिए था। लेकिन आज भी पार्टी आधारित वोट ही ज़्यादा परंपरागत चल रहे हैं। जैसे अभी जो 5 पार्टियां खड़ी हैं, तो इस बार जो वोट होगा डिवीज़न ऑफ वोट, यानी कि डिवीज़न का, बंटवारे का जो फ़ायदा होगा, जिस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुंबई जैसे शहर में ऐसा नज़र आ रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना को इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। कांग्रेस मुंबई की 36 सीटों की अगर बात करें, आदित्य दुबे जी का ये मानना है कि वोटों के जिस तरह के बंटवारे होंगे उसका फ़ायदा शिवसेना और कांग्रेस को होगा। इसके पीछे के क्या तर्क हो सकते हैं आदित्य जी? इसलिए कि शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मुंबई में ग्रास रूट पर मजबूत हैं, ज़मीनी धरातल है उनके पास। जैसे मान लीजिए कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसको जब ये गठबंधन टूटने में चाप आ रहे हैं, स्थानीय समीकरण ही कांग्रेसी विधायकों के और स्थानीय जो भी चुने गए प्रतिनिधि थे वो, या जो नए तरीके से भाग्य आजमा रहे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पिछली बार लगभग 17 विधायक कांग्रेस के थे और 3 विधायक शायद मुंबई से एनसीपी के थे, गठबंधन के बावजूद। ऐसे में आदित्य जी का ये मानना है कि कांग्रेस और शिवसेना को लाभ हो सकता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद इन दोनों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। आशुतोष जी, महिलाओं का पहले चुनाव में मजदूरों की बात होती थी, मिल वर्करों की बात होती थी, दिहाड़ी मजदूरों की बात होती थी, अलग अलग वर्ग की ऐसे लोगों की बात होती थी जो गरीब तबके से हैं, जिनके लिए गरीबी हटाओ की बात होती थी, ऐसे होते थे। लेकिन आज के दौर में व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है तो कटघरे में है, जबकि यही बीजेपी कांग्रेस पर पिछले लोकसभा चुनाव में तय नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस ने जब तय नहीं किया था तो टीका टिप्पणी करती थी कि इन्होंने अपना नेता तक नहीं चुना है, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, जबकि हमने चुन लिया है। तो ये दोहरी राजनीति नहीं हुई? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। हर कोई चाहता है, कई कैंडिडेट हैं, लेकिन शिवसेना इस बारे में, फिर कांग्रेस
इस बारे में कंफर्म है अपने आप को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी जो दुविधा है वो ये है कि किस चेहरे को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। यही कारण है कि पूरे चुनाव प्रचार में अगर कोई चेहरा छाया रहा तो सिर्फ मोदी यानी नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हैं इशारों में कि कोई ऐसा चेहरा अब तक सामने नहीं हो पाया है, पार्टी के अंदर ये साफ नहीं हो पाया कि वाकई किसको प्रमोट किया जाए। यही कारण है कि हर कोई अंदर से ख्वाब देख रहा है। कभी नितिन गडकरी की बात होती है, कभी देवेंद्र फडणवीस की बात होती है, तो कई बार कुछ ऐसे भी नाम आ जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता के पार्टी के अंदर ये अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम को आगे कर जी। या फिर नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बिसात बिछाई थी कि उन्हें मजबूरन ही सही आगे करना पड़ा था और नरेंद्र मोदी के नाम पर एक लहर चली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने दिखाया। लेकिन महाराष्ट्र के मामले में उसने कोई चेहरा सामने नहीं रखा। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के रूप में, कांग्रेस में स्वयं घोषित पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को आगे रखा है और मनसे की तरफ से राज ठाकरे ने अपने आप को घोषित कर ही रखा था। और दबे छुपे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एनसीपी की तरफ से अजीत दादा पवार को माना जा रहा है कि वो अगर सरकार में आते हैं, बड़े दल बनते हैं, तो अजीत दादा पवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। हर तरफ मराठवाड़ा में उनका अलग नेता है, विदर्भ में उनका अलग नेता है, कोंकण में उनका अलग नेता है और पश्चिम महाराष्ट्र में उनका अलग नेता है। अलग अलग नेताओं के दम पर जिस तरह से उसने अपनी बिसात बिछाई है, भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल होती दिख रही है अभी फिलहाल। लेकिन नतीजे क्या आएंगे ये कहा नहीं जा सकता अभी से। शिवसेना के लिए ये मामला थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि निर्विवाद नेता हैं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के और कहीं किसी तरह का कोई घालमेल नज़र नहीं आता। और भी जानकारियाँ हम आप लोगों से लेते हैं। हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता हमारे संजय मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, संजय क्या हाल है बाहर? चुनावी सरगर्मियों का अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लिया है आपने। मुंबई शहर की बात करें, 36 सीटों पर क्या स्थिति है और साथ ही महाराष्ट्र के अन्य इलाकों की क्या स्थिति है? संजय। सलमान जी, बताना चाहेंगे आपसे कि मुंबई में फिलहाल जो वोटों का जो पैमाना है वह काफ़ी कम है और मुंबई को यदि छोड़कर महाराष्ट्र की बात करें तो 10 से 15% अभी तक वोटिंग हुई है, जबकि अभी भी मुंबई में जो गति है वो काफ़ी धीमी है। आज सुबह 7 बजे से ही जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संख्या बड़े पैमाने पर देखी गई। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र एक मुंबई का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है सलमान जी जहां पर बड़े पैमाने पर वोटरों की एक कतार लगी है, मतदाताओं की कतार लगी है, बड़ी जद्दोजहद है, लोग एकदम उत्साहित दिख रहे हैं और खास करके इस बार का जो चुनाव है वह अब तक होने वाले विधानसभा चुनाव से काफी हटके है। काफी दिलचस्प ये लड़ाई देखी जा रही है। एकला चलो की तर्ज पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकतें झोंक दी है। यदि बात करें तो जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 1 नंबर पर हैं तो वहां पर एनसीपी उन्हें कहीं ना कहीं घाटा पहुंचाने के लिए खड़ी है। जैसे मसलन के तौर पे बात करें वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की, वहां से एनसीपी के नरेंद्र वर्मा है, लेकिन अब तक वहां पर जो विधायकी का परचम लहरा रहे थे वह कांग्रेस पार्टी के बलदेव खोसा है। बलदेव खोसा बनाम नरेंद्र वर्मा यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें नरेंद्र वर्मा उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा दिग्गजों ने अपने वोटों का जो इस्तेमाल किया है आज सुबह से ही। बांद्रा विधानसभा क्षेत्र जहां फिल्मी जगत से जुड़े तमाम सेलिब्रिटी रहा करते हैं, उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। चाहे फिल्म अभिनेत्री रेखा की बात करें या फिर अन्य अभिषेक बच्चन हो, जया बच्चन हो, तमाम अभिनेता जो हैं वह अपने वोटों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और खास करके सलमान जी एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जो स्लम पॉकेट्स होते हैं उसमें वोटों का जो ग्राफ होता है वो काफी ज्यादा होता है और स्लम इलाके से निकलकर लोग वोट दे रहे हैं। और इस बार जो लोकसभा चुनाव की तस्वीर थी, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि लोकसभा में देखी गई मोदी की लहर का जो उसका तमाम प्रभाव है वह विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। सुप्रिया सुले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एनसीपी के वोटिंग में इस बार बढ़त होगी और
पिछले बार साल 2009 में एनसीपी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास था वह पूरी तरीके से बढ़ा है। यही कारण था कि सीटें के बंटवारे को लेकर जो तनातनी चली थी, अब आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो वोटिंग का जो पूरा ग्राफ होगा वो किस प्रकार का होगा, यह देखने वाली बात होगी। वो तमाम महाराष्ट्र की जनता, या यूं कहें कि पूरे देश, समूचे देश की जनता की नजर जो है वह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति के लिए बहुत कुछ तय करेगा। अब महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत कुछ तय करेगा। राज ठाकरे के लिए पृथ्वीराज चौहान और भारतीय जनता पार्टी की साख खुद दांव पर लगी हुई है। बहुत कुछ तय होना है महाराष्ट्र के इस चुनाव में और इस चुनावी समर में। संजय जी हमारे साथ बने रहेंगे। संजय जी हम आपके पास दोबारा आएंगे। कुछ चीज़ें हम आदित्य जी हम आपके पास आते हैं। इससे पहले हमारे साथ नवी मुंबई के हमारे अपने सहयोगी गोपाल शाह जुड़े हैं। गोपाल जी, गोपाल क्या स्थिति है नवी मुंबई के मतदाताओं के, क्या स्थिति है, किस तरह के चुनाव वहां पर मतदाता निकले हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवी मुंबई की स्थिति बिल्कुल जो है साफ सुथरी। अब तक अगर किसी भी बूथ की बात की जाए तो वहां पर किसी तरह के कोई झगड़े झंझट नहीं हुए हैं। और रही मतदान की, तो मतदान के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि लोग काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी अब तक पुलिस की जो व्यवस्था रही है वो काफी पुख्ता रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल नवी मुंबई विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 14 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर अगर टक्कर की बात की जाए तो एनसीपी, शिवसेना और भाजपा के बीच ही ये मुख्य टक्कर है। और बाकी जो है वोट काटने की राजनीति में उतरे हुए हैं। फिलहाल देखते हैं कि जब मतदान खत्म होगा और गोपाल साहब, गोपाल जी वहां पर पिता पुत्र गणेश नायक और उनके पुत्रों का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में एनसीपी, शिवसेना, जैसा आपने कहा, एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। क्या कांग्रेस वहां पर पैर पसार नहीं पाई है? कि कांग्रेस की हालत फिलहाल नवी मुंबई में काफी दयनीय है। और बात की जाए जीतने की तो हालांकि चुनाव के बाद यानी कि मतदान के बाद तो ये साफ हो जाएगा, लेकिन उम्मीद काफी कम नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रचार और सभा उनके हुए हैं उसमें कोई खास जनता जनार्दन तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से नमो फैक्टर जो है लोगों के दिलो दिमाग पर गूंजता रहा है, उसी तरह से एनसीपी के जो मुखिया यहाँ के रहे, पालक मंत्री रहे गणेश नाइक, उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया है। लेकिन ऐसे में देखना होगा, कुल मिलाकर ये स्थिति है बनी हुई है न्यू मुंबई की, नवी मुंबई की, कि बहुत कुछ निर्भर करता है गणेश नाइक और उनके पुत्रों की लोकप्रियता पर, और बहुत कुछ निर्भर करता है उनके खिलाफ जाने वालों की लोकप्रियता पर और उनकी कार्यशैली पर। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। हम फिर दोबारा आपसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नवी मुंबई के क्या हालात हैं। ये थे हमारे साथी, हमारे संवाददाता गोपाल शाह बता रहे थे नवी मुंबई की स्थिति। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे हैं और करीने से वहाँ पर वोट हो रहे हैं। आदित्य जी और अवनिंद्र आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, पिछले चुनाव में एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया था मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने। इस चुनाव में उसकी क्या भूमिका रही? आपने इतने दिनों में देखा, क्या किस रणनीति पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, शिवसेना के साथ रहें, शिवसेना का विरोध करें, या शिवसेना के विरोध करें भी तो कितनी दूरी तक करें और साथ चलने की भी बात कहते हैं। तो क्या कुछ कंफ्यूज्ड तरीके का नहीं रहा उनका अपना चुनाव प्रचार? नहीं, राज ठाकरे जी ने तो जो लोगों के मीडिया से जो बातचीत की उसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि जब भाजपा का गठबंधन टूटा तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि शिवसेना और मनसे एक साथ आ जाए। तो लेकिन उन्होंने इसका भी ब्लेम शिवसेना पर ही डाल दिया कि शिवसेना की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें नहीं मिला। लेकिन राज ठाकरे जी ने एक जो बड़ी गलती की लोकसभा चुनाव में, जो अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था भाजपा को, उसका खामियाजा उनको उस चुनाव में भी भुगतना पड़ा और इस चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। कभी कभी राजनीति में फैसले
दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ही लिए जाते हैं। और अगर दिल से सुनने वाले फैसले लेने लगे, दिमाग कुछ ज़्यादा भी चला दें तो नतीजे कुछ उल्टे होते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ शायद पिछले चुनाव में यही हुआ, और इस बार के चुनाव में भी हालांकि उसने अच्छी खासी संख्या में उम्मीदवार उतारे हैं। दिखना यह होगा कि मराठी अस्मिता की बात करने वाली मनसे को कितने वोट मिलते हैं, शिवसेना को वो कितना नुकसान पहुंचा पाती है, या अपनी ज़मीन तलाशने के चक्कर में उसके मतदाता दोबारा शिवसेना की तरफ ही रुख करते हैं। वो उद्धव और आदित्य की प्रचार शैली से पता चलेगा 19 तारीख को। अवनिंद्र जी, ये थी बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। देखने में यह आ रहा है कि दो राष्ट्रीय दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की स्थिति बिल्कुल इस तरह की हो गई है कि अगर अपने से छोटे दलों को खत्म न करें तो खुद की इज्जत दांव पर लगी हुई है। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को कट करे और कांग्रेस एनसीपी को। कितना सफल हो पाए हैं दोनों अपनी रणनीति में ये राष्ट्रीय दल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं से अपनी जो योजना है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और विकास की बात है जहां तक, तो गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना की जाने लगी तो हर भारतवासी जो समझदार है उसको लगता है कि वाकई आर्थिक राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र का एक अलग स्थान है। तो विकास के मुद्दे पर सबसे आगे महाराष्ट्र को माना जाता है, ऐसा आम आदमी सोचता है। लेकिन अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें तो उनका मकसद दुनिया ने देखा। और ऐसा अगर हम कहें कि परीक्षा की जो तैयारी चल रही थी, अचानक ऐन वक्त पर सवालों के जो दायरे होते हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ गया, प्रश्न पत्र बदल गया। तो कहीं ना कहीं से जो पार्टी तैयारी में जुटी हुई थी वो ऐन वक्त पर प्रश्न पत्र बदलने का जो कल्पना नहीं होती है उससे उसका वास्ता पड़ा है। तो सारी बातें दरकिरार करके सबका जो मकसद है वो सिर्फ अपने अस्तित्व को लेकर है। अपने अस्तित्व को बचाए रखना सभी प्रमुख दलों की जिम्मेदारी बन गया है, और उनकी जिम्मेदारी क्या, अब तो उनकी मजबूरी बन गया है। अपनी साख बचा पाए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जिता कर ले आ पाए, तभी ये माना जाएगा कि उनमें दम था। वरना ये मान लिया जाएगा कि अब तक जो एक दूसरे सहयोगी दलों पर जो धौंस जमाते थे, ज़्यादा सीटों की मांग करते थे, सीटें छोड़ने को नहीं तैयार होते थे, वो सारी बातें मनगढ़ंत थी, कोई उसका तकनीकी कारण नहीं था। अब पता चलेगा किसे कितना मत मिला है, किससे कितना वोट मिला है। हकीकी नज़रिए से देखा जाए तो इस बार ये बातें समझ में आएंगी। हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में 2014 के लिए विधानसभा चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं और कितने प्रतिशत क्या उनकी स्थिति है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं और फिर आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, कितने महिला पुरुष उम्मीदवार हैं। एक ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा लेते हैं। कुल पुरुष उम्मीदवार 3843 है, कुल महिला उम्मीदवार 276 है। सर्वाधिक 39 उम्मीदवार दक्षिण नांदेड़ क्षेत्र से खड़े हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। कुल मतदाता 8,35,38,114 हैं। राज्य भर में कुल मतदान केंद्र 91,376 हैं। कुल तैनात कर्मचारी 5,84,000। भाजपा ने कुल 280 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। शिवसेना ने 282 उतारे हैं, 6 सीटें कम हैं और उन्होंने 8 सीटें कम उतारी हैं। कांग्रेस ने 287 उम्मीदवार उतारे हैं, 288 से मात्र एक कम। उम्मीदवार उतारने के मामले में कांग्रेस सबसे ज़्यादा रही है। एनसीपी ने 278 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 219 उम्मीदवारों को उतारकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। और इस बार जैसा कि हमने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे वोट देने के लिए पहुंचे हैं अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी के साथ।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अपने इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल बनाया था, कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता में पिछले चुनाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी कमी इसलिए आई थी। आदित्य दुबे जी ने जिस तरह की समीक्षा की वो सटीक थी कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार न उतारना और फिर शिवसेना के उम्मीदवार के सामने अपने उम्मीदवार उतारना कहीं न कहीं घाटे का सौदा रहा। ये प्रमुख उम्मीदवार हम 4 विंडो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवार वोट देने पहुंचे हैं अलग अलग स्थान पर। नांदेड़, नागपुर, बारामती, शोलापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स नांदेड़ के हैं, नागपुर के हैं, बारामती के हैं, शोलापुर के हैं, जहां के प्रमुख नेता अशोक चव्हाण हम आपको दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, सुप्रिया सुले हैं और सुशील कुमार शिंदे मतदान केंद्रों पर वोट देते हुए। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, सुप्रिया सुले वोट देते हुए। रुख करते हैं ठाणे का। मुंबई से सटे ठाणे जिले की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता आंचल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आंचल, क्या स्थिति है ठाणे की, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है? भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति ठाणे में ठीक ठाक कही जाती है। एनसीपी भी वहां पर अपनी ज़मीन बनाए रखी है। कांग्रेस ने भी काफ़ी जोर लगाया हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ठाणे शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। क्या स्थिति है वहां की? जी, इस बार अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला थाने में देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनसीपी है, वो भी टक्कर दे रही है, शिवसेना भी टक्कर दे रही है, और खासकर इस बार जो है बीजेपी जो है वहाँ पे टक्कर थाने में दे रही है। तीनों सीट पे जो है बीजेपी जो है टक्कर दे रही है। वहाँ पे एनसीपी भी वहाँ टक्कर दे रही है और शिवसेना भी वहाँ टक्कर दे रही है। हालांकि शिवसेना का वहाँ गढ़ है, गढ़ होते हुए भी फिर भी वहाँ बीजेपी जो है वहाँ पे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कटुता हर चुनावी क्षेत्र पर हावी है। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां हुई, शुरू में कहा यह गया था कि एक दूसरे के खिलाफ शायद बयानबाजियां नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये घोषणा भी की थी, लेकिन लोगों ने देखा किस तरह से चूहा, बिल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, बाप तक जाने की बातें हुई और राजनीति का स्तर नीचे जाता गया, गिरता गया। 25 वर्षों के दोस्ती जब दुश्मनी में बदली तो सारी सीमाओं को तोड़ दिया गया। हम अपने साथियों के पास आए, अपने मेहमानों के पास आए, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ महाराष्ट्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हाई प्रोफाइल माने गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी सीटें हाई प्रोफाइल हैं, उन हस्तियों के बारे में ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसमें पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की प्रतिष्ठा दांव पर है। दक्षिण कराड़ की वो से चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण कराड़ की सीट पृथ्वीराज चव्हाण के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। मौजूदा विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार विलास काका उड़ालकर से चव्हाण का सीधा मुकाबला है। बागी हो गए विलास काका। और बारामती की विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार की किस्मत दांव पर है। बारामती पवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजित दादा पवार के लिए जीतना बड़ा आसान रहा है, लेकिन स्थितियां कभी भी कुछ भी हो सकती है। बारामती विधानसभा सीट के बीजेपी के बाला साहेब गावड़े से है पवार का मुकाबला। शिवसेना भी वहां कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो अजित दादा पवार को इसका लाभ मिल सकता है। दक्षिण नागपुर की विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दक्षिण नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस। दक्षिण नागपुर की सीट पर पंचकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। ये प्रतिष्ठा की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं।
अघोषित रूप से। परली की विधानसभा सीट स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मैदान में है, जहां से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे विधायक चुने जाते रहे हैं। पंकजा मुंडे के चचेरे भाई और एनसीपी के उम्मीदवार धनंजय मुंडे उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और पंकजा मुंडे के लिए राह इसलिए आसान हो सकती है क्योंकि शायद ये माना जा रहा है कि एक सहानुभूति की लहर हो गई। मुक्ताई नगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से लड़ रहे हैं चुनाव, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। शिवसेना के चंद्रकांत पाटिल से खड़से का मुकाबला है मुक्ताई नगर से। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां से विधानसभा के विरोधी पक्ष के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कुड़ाल एक विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण राणे मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा रहा है। शिवसेना के दौर में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और फिर लगातार कांग्रेस के में शामिल होने के बाद मंत्री बने रहे हैं। उनकी नाराज़गी भी होती रही है लेकिन वो मानते भी रहे हैं। कुड़ाल विधानसभा क्षेत्र माना जाता है नारायण राणे का गढ़। कोकण में नारायण राणे ने शिवसेना को बढ़त दिलाने का काम किया था। ये माना जाता था कि उनके दम पर ही कोकण में शिवसेना है, लेकिन इस भ्रम को पिछली बार तोड़ा विनायक राउत ने सांसद बनकर। सोलापुर शहर की सीट पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे कांग्रेस की ओर से मैदान में है। सुशील कुमार शिंदे की बेटी सोलापुर शहर से चुनाव लड़ रही हैं और शिवसेना के महेश कोठे से उन्हें अच्छी टक्कर मिल रही है। प्रणीति युवा है, साथ ही सुशील कुमार शिंदे की बेटी होने का लाभ भी उन्हें मिल सकता है। जलगांव की विधानसभा सीट से सुरेश जैन जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव और मतदाताओं में कहा जाता है कि सुरेश दादा जैन की अच्छी खासी पैठ है। जलगांव से वो अनेकों बार विधायक रहे हैं और एनसीपी के टिकट पर उन्होंने 2004 का चुनाव लड़ा था। ये महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख सीटों की बात हमने की। मुंबई के भी कई प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हम बात करते हैं किन्नौर से। हमारे सहयोगी, हमारे साथी संवाददाता राशिद फजलानी हमारे साथ हैं। राशिद साहब जी बोलिए सलमान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या स्थिति है पूरे नांदेड़ की। नांदेड़ वो गढ़ रहा जिसे बचा कर रखा किसी तरह से। पिछली बार अशोक चव्हाण ने तमाम दाग के बावजूद, और जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर थी ऐसे में भी अशोक चव्हाण जीत कर आए, लेकिन इस बार क्या स्थिति है? और विधानसभा के क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए तब जब उनके अपने बहनोई ने भी बगावत कर रखी हो, क्या स्थिति है वहाँ की? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है सलमान जी कि नांदेड़ जिला जो है बहुत बड़ा फैला हुआ है। 9 विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है, 25,11,009 मतदाता है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि भोकर में है अमिता चौहान जो कि अशोक चौहान जी की धर्मपत्नी है, और उनके माधवराव किनारकर जो कि बीजेपी से है, उनके दोनों की कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से शिवसेना भाजपा इनका साथ में थे और कांग्रेस एनसीपी साथ में थी, अभी सब बड़े बड़े पक्ष जो है आप अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, तो जिससे यहाँ चित्र उल्टा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कहीं भाजपा सेना के साथ लगी हुई है तो एनसीपी कांग्रेस के साथ लगी हुई है, ऐसे यहाँ पर चित्र देखने को मिल रहे हैं। अभी 20% से भी ज्यादा मतदान संपन्न हो गया है। धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और ऐसे अभी हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। किन्नौर की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर पुलिस का तगड़ा इंतजाम है और प्रशासन पूरी तरह से सज्ज है। जी, यानी कुल मिलाकर स्थिति वहाँ भी गड़बड़ है। कुछ स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा सकता कि स्थितियाँ किसके अनुकूल हैं और किसके प्रतिकूल हैं, लेकिन चुनाव बड़ी सादगी से और अच्छे तरीके से अंजाम पा रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपनी पसंदीदा पार्टी को देने के लिए निकले हैं। ये एक अच्छी बात हो रही है। इसके लिए मतदाताओं का हम साधुवाद पेश करते हैं। मतदान देने के लिए लोग निकले, हमारी तरफ से भी ये लोगों को अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद फजलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने हुए हैं आदित्य दुबे जी, संजय मिश्र जी और अवनिंद्र आशुतोष जी। आदित्य जी, आपने देखा कई जगहों की हमने हाई प्रोफाइल नेताओं की बात की, हमने महिला उम्मीदवारों की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें होती हैं,
लेकिन जब मतदान उन्हें सीट देने की बात आती है, उन्हें उम्मीदवारी देने की बात आती है, उन्हें चुनाव लड़ाने की बात आती है, तो सभी पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति है कि अगर तेज तर्रार और किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो बड़ी आसानी से टिकट मिल सकता है, अन्यथा वो बेचारी सिर्फ नारे लगाने का काम और भीड़ की इकाई बनने का काम करती हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, ये केवल बेटियों की बात नहीं है, परिवारवाद में तो बेटों को भी टिकट मिलता है। तो इस तरह का फ़ायदा, तो परिवारवाद का फ़ायदा केवल बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। लेकिन आम तौर पे जो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो उस तरह का मौका नहीं, जल्दी नहीं, नए लोगों को नहीं मिल पाता है। इसकी वजह क्या होती है कि एक ही उम्मीदवार, मान लीजिए कोई उम्मीदवार है तो 20 साल से, कांग्रेस में तो ये स्थिति ज़्यादा है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी में, कि लोग 25 साल, मतलब 5-5 टर्म, 4-4 टर्म एमएलए बने हुए हैं या हारे भी हैं, तो फिर उन्हीं को वापस टिकट दिया जाता है। परिवर्तन करने की जो परंपरा है कि आप 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए कि आप अंतिम समय गिन रहे हैं जब आपको नाते पुतियों के साथ खेलने का वक्त हो, तब भी किसी युवा के लिए आप सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस मानसिकता से राजनेता उभरेंगे कब? आशुतोष जी, आप अपने कटाक्ष से बता सकते हैं ये बेहतर, ये तरीका क्या है? 5-5 बार, 6-6 बार, आप 9-9 बार बने हुए हैं, कहीं विधायक बने हुए हैं, कहीं सांसद बने हुए हैं, अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पीछे का कार्यकर्ता करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ वो पर्चियां बांटने का काम करेगा, झंडे डंडे लेकर आपके जय जयकार करता नजर आएगा। देखिए, अगर हम तुलसीदास को याद करते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को, इस देश को, इस दुनिया को। उनकी एक रचना है कि उम्र के साथ साथ इंसान की रोशनी चली जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन एक इमोशन जो होता है, ममता जो होती है, वो जीते जी बरकरार रहती है। तो कुछ इसी तरह की भावना जो है नेताओं में है। वो जब तक अपने आप को जिंदा देखना चाहते हैं, तब तक उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने हमेशा लड़ा है और दुनिया के सामने रोया भी है कि हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी के जरिए ही हम सेवा करेंगे। तो कुल मिला के स्वार्थ और सेवा में जो भावना है, जो एक बार सत्ता का नशा चढ़ा तो ये जल्दी उतरता नहीं है। ये हर पार्टी के सभी नेताओं का यही हाल है। अधिकांश, अब तक तो ये नहीं देखा गया कि कोई नेता खुद से, अपवाद एकाध हो सकते हैं, ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई बड़ा नेता अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो कि चलें अगली पीढ़ी को ये दे दिया जाए। जिसे हम 25 वर्ष पहले देखा करते थे, उसे आज भी हम देख रहे हैं कि वो चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। सब कुर्सी का जादू है, कुर्सी का जादू है। संजय जी, हाँ, आदित्य जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, इसमें समस्या कहाँ आती है कि जनता भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार है। जैसे क्रिकेटर, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो पब्लिक की तरफ से भी एक अपील उठने लगती है कि भाई अब इनको बैठ जाना चाहिए। रवि शास्त्री के पूरे कैरियर दांव पे लगा दिया। रवि शास्त्री खेल रहे थे और लोगों ने इतनी हुटिंग कर दी कि शास्त्री का कैरियर दांव पर लग गया था। लेकिन नेताओं के लिए इस तरह की हुटिंग नहीं होती, वो होना बहुत जरूरी है। अभी नाटो आया ना, नाटो से जरिए आप कहीं ना कहीं अपनी असहमति व्यक्त नहीं, जो ज़्यादा लंबे समय तक 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, अभी स्थिति ऐसी थी कि मुंबई में 2 ऐसी सीटें थी जहां पे 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी तबीयत ही ठीक नहीं है कि चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कॉपीराइट का भ्रम हो जाता है कि ये कुर्सी हमारी है, हमेशा के लिए अपनी ही पार्टी है, पुश्तैनी सीट हो गई। तो वंशवाद का जो खेल है, साथ ही साथ एक जो सोच होती है राजनीतिज्ञों की, वो ज्यादातर यही आदित्य जी जिन 2 सीटों की बात कर रहे थे, शायद कोलाबा और सैन कोलीवाड़ा की 2 सीटों की बात कर रहे थे, कांग्रेस के 2 जिनकी तबीयत तक खराब थी, सेहत के मामले में वो काफी कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवारी दी। किसी तरह का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थी पार्टी कि अगर कैंडिडेट बदल दिया जाए तो कहीं कुछ नतीजा उलटफेर न हो जाए। इस डर से शायद उन्होंने कैंडिडेट नहीं बदले। उसके पहले एक याद दिलाना चाहूंगा, आप जारी रखिएगा। हरियाणा में चौटाला का जो रूप देखा आपने, वो जेल से जमानत पर आए, बीमारी की हालत में आए और लगातार रैलियां पर रैलियां, तो कहीं ना कहीं से एक जो चाहत होती है कुर्सी की खातिर, उसको महसूस कर सकते थे। कुर्सी की चाह सबसे ज्यादा होती है, वो उस माशुका की तरह है जिसे हर कोई पाना चाहता है और अगर पा लिया तो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। संजय जी, आम मतदाता लगातार जीतकर आने वाले उम्मीदवारों के प्रति, नेताओं के प्रति उसकी क्या भावना होती है? वो क्यों
उसकी उम्मीदें अपने नेताओं के प्रति इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करता जब तक कि उस पार्टी के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा मामला ना हो जाए या फिर उस नेता के खिलाफ ना हो जाए। वो आजमाना नहीं चाहता किसी दूसरे को। ऐसा क्यों होता है? सलमान जी, सवाल काफी दिलचस्प है आपका। आपको बड़े संक्षेप में बताना चाहेंगे कि हर मतदाता वोट देते समय यही सोचता है कि जब जीत के आने के बाद ये विधायक साहब उसके इलाके के विकास से संबंधित काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पार्टियां जहां ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती है कि जनता उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहती है। मसलन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना ने अपने उम्मीदवार जयवंत परब साहब को टिकट दी है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है कि जयवंत परब साहब को गाड़ी पर चढ़ाने से लेकर गाड़ी से नीचे उतारने के लिए 4 से 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, वो व्यक्ति कैसे समाज के हित में काम कर सकेगा? और एक चीज मैं आपको संजय जी, एक चीज होती है, संजय जी, एक चीज होती है इच्छा शक्ति। शायद हम इसे दूसरे रूप में लेते हैं कि इच्छा शक्ति है। हम भले बीमार हैं, वो एनी शेखर हो, वो जगन्नाथ शेट्टी हो, या जिसका आपने जिक्र किया जयवंत परब साहब हो, या इस तरह के जितने कैंडिडेट्स हो जिनके सेहत ठीक नहीं हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति होती है, उनमें काम करने की भावना होती है, पार्टी के प्रति उनका समर्पण होता है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो उन्हें उम्मीदवार बनाए रखते हैं। एक बार मैं फिर आपको साल 2009 के तरफ लेके जाऊंगा, जब गत विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस पार्टी को जहां 82 सीटें मिली थी, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कुल 62 सीटें मिली थी, और वहीं 46 सीटें मिली थी शिवसेना को, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को, और 44 सीटें मिली थी शिवसेना को। वहीं 13 सीटें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पाले में आई थी, जबकि जो अन्य दल थे, अपक्ष उम्मीदवार थे, उनको 41 सीटें मिली थी। तो इस बार वह चीज नहीं है, स्वरूप बदला हुआ है, युति नहीं है, महाअघाड़ी भी टूट चुकी है। सभी लोग तो अब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सभी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसकी कितनी ताकत है, कौन कितने पानी में है, ये सचमुच इस चुनाव में पता चलेगा। हालांकि ये चुनाव उतना भी कहीं बयार है, कहीं सहानुभूति है, कहीं अपने आप को समेट कर रखने की बात है, कहीं आक्रामकता है। चुनाव के सारे हथकंडे आजमा रही हैं सभी पार्टियां। आदित्य जी कुछ कह रहे थे, संजय जी टोकना चाहेंगे? आदित्य जी बीच में कुछ कह रहे थे। नहीं, जैसे जयवंत परब के मामले में जो कह रहे हैं, थोड़ा सा अलग मामला है कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, और अगर इस तरह का व्यक्ति अगर कोई समाज सेवा में उतरना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए जी। वो उसके कैरेक्टर पे न जाके उसकी जो विकलांगता है उसको देखिए। अब वो बीमार नहीं है जी। मतलब एनी शेखर या दूसरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे और इनका मामला थोड़ा सा अलग है। और तो अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हो, दूर शिवसैनिक रहे हैं और शिवसेना में रहे हैं, नारायण राणे के साथ कांग्रेस में जाने के बाद, मोह भंग होने के बाद फिर दोबारा कांग्रेस में आए, शिवसेना में जब लौटे हैं, तो शिवसेना ने अपने इस पुराने कर्मठ कामगार नेता पर दाव लगाना शायद सही समझा हो। ये शिवसेना की रणनीति हो सकती है, नीति हो सकती है, या फिर अपने पुराने लोगों को साथ जोड़े रखने का उनका भाव हो सकता है। ये खैर उम्मीदवार चुनना और उन्हें जनता के बीच में उतारना, ये पार्टियों का विशेषाधिकार है और ये अपने तरीके से करती हैं। जनता का विशेषाधिकार वो दिन है जब लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है, जैसे विधानसभा के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में आज का दिन है। लोकतंत्र का पर्व है। लोग घरों से निकलकर अपने उम्मीदवार को, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने के लिए निकलेंगे और निकल रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने अतिथियों के माध्यम से भी सभी से ये उम्मीद करते हैं और निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वो निकलें और वोट करें। देखिए, हम सब वोट कराए हैं। ये दाग बड़े अच्छे हैं। ये दाग बड़े अच्छे हैं। ये दाग सरकार बनाते हैं और सरकार का बनना आपके लिए हित में होता है। जिस किसी को भी आप पसंद करते हैं, आप वोट दें। अपनी जिस किसी भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, वोट दें। यही लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमाई है इस देश के लिए। आपको अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। बात हम कर रहे थे आशुतोष जी, कुछ चीज़ें हम आप लोगों के पास आए से पहले कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदवारों ने, अशोक चौहान जैसे और कुछ उम्मीदवारों ने
वोट डाल दिए हैं और उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, कुछ लोगों की हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मतदानाचा आणि महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही, देशामध्ये लोकशाही अधिक सुदृढ आणि मजबूत करावी ही माझं आव्हान आहे. मला काहीच म्हणायचं नाही. आज लोकांवर सोपवतो, लोकांनी निर्णय घ्यायचा. लोकांना एवढंच साहेबांनी जे सांगितलं, लोकांनी आज मतदान करावं आणि विकासाकडे मतदान करून डेमोक्रेसीला मजबूत करावं. औरंगाबाद पूर्व विभागामध्ये एक सामाजिक सलोखा आणि जनतेचे सार्वजनिक सुविधांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन खऱ्या विकासासाठी जनता मत टाकेल असा मला विश्वास आहे आणि ह्या खऱ्या मतांच्या लढाईमध्ये आम्ही आघाडीवर राहू असा विश्वास आज सकाळी मतदान करताना माझ्या मनात आहे. कुछ महत्वपूर्ण अशोक चव्हाण और अन्य अपनी बातें रखते हुए मतदान को लेकर शुरुआत में मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही, लेकिन मतदान में तेज़ी आई है. उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर बाद शायद मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ेगी. मुंबई में आश्चर्यजनक तौर पर मतदान केंद्रों पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है. धीमा मतदान हो रहा है. न जाने क्यों मतदाताओं ने गंभीरता से शायद लिया नहीं है. नेता शायद मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए हैं. जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जस का तस बना रहे, कोई बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है. मुंबई शहर के लिए ये चिंता की बात है. एक देश की आर्थिक राजधानी है, जिस मुंबई शहर को चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से. उस मुंबई शहर के वासी मतदान केंद्रों तक नहीं जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है. तमाम तरह की जागरूकता फैलाने के बावजूद, जागरूकता लाए जाने के बावजूद अगर ऐसी स्थिति बनती है मुंबई के लिए, ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती. मुंबई वासियों से हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से ये अपील करते हैं कि वो निकलें. जिस किसी भी प्रत्याशी को वो पसंद करते हैं, जिस किसी भी पार्टी को वो पसंद करते हैं, निकलें, वोट दें. अन्यथा बाद में किसी को दोष देने का अधिकार आप खो देते हैं. आपको कांग्रेस की ये नीति पसंद है, बिल्कुल आप निकलिए, कांग्रेस को वोट दीजिए. आपको कांग्रेस की नीतियाँ पसंद नहीं है, विपक्ष को वोट दीजिए, शिवसेना को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, आप मनसे को दीजिए, आप समाजवादी को दीजिए, आप वामपंथियों को दीजिए, आप एनसीपी को दीजिए. आप जिस किसी को पसंद करते हैं दीजिए, बस वोट दीजिए. और तभी वोटों का परसेंटेज डिसाइड करेगा. जिसे ज़्यादा मत मिलेंगे वो चुनाव जीतेगा. जमहूरियत के लिए कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिना करते हैं, तौला नहीं करते. सरों की लड़ाई का खेल है ये. सर गिने जाते हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई वासी निकलेंगे. अभी बहुत वक्त है 5 बजने में, और लोग निकलेंगे और वोट देंगे. ये चांदीवली चुनाव क्षेत्र के कुछ हम दिखा रहे हैं आपको. चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के ये विजुअल्स हैं. उत्साह कम से कम ऐसी शख्सियत जो हम देख रहे हैं शरीर से विकलांग है लेकिन उत्साह है, ऐसे विजुअल्स हम चाहते हैं कि बार बार दिखाएं. हम अपनी पीसीआर टीम से निवेदन करेंगे कि वो उस तरह के विजुअल्स दिखाएं कि लोगों का उत्साह देखिए. लोग निकल कर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं. ये चल रहे हैं. अभी तक 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और लोग एकदम निर्भीक होकर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं और एक अच्छा वातावरण है. और हमें लगता है कि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ खड़ी रहेगी. ये थे
नसीम खान, पूर्व कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के उपनगर के गार्जियन मिनिस्टर रह चुके, उनके चुनाव क्षेत्र का ये दृश्य हम बार बार दिखाना चाहेंगे कि एक अपंग शारीरिक रूप से विकलांग अगर वोट देने के लिए निकल सकता है तो आप क्यों नहीं निकल सकते। आप भी वोट देने निकले। वोट आपका विशेषाधिकार है। लोकतंत्र ने जो सबसे बड़ा हथियार आपको दिया है वो मताधिकार का दिया है। आप वोट देने नहीं निकलते हैं तो फिर आपको किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और अब तो नोटा का बटन दबाने का भी आपको दिया गया है कि आप जिस किसी को नहीं पसंद करते हैं तब भी आप अपना वो मत भी दे सकते हैं कि मैं उपरोक्त तो किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता। आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। हर ऑप्शन मौजूद है। कुल मिलाकर स्थिति हमने बहुत सारी बातें की। हमारे साथ आदित्य दुबे जी रहे, अवनिंद्र आशुतोष, संजय भी बीच बीच में रहे और हमने अपने अलग अलग संवाददाताओं से भी बात करने की कोशिश की और बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी हम आप चलते चलते आपको ये बताते चलें, हमारी अपील है कि आप घरों से निकलें, वोट करें। बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि हम वोट दे आए हैं, आप भी वोट दें। आदित्य दुबे जी आपका, अवनिंद्र आशुतोष जी आपका और संजय मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। वोट पर महाराष्ट्र किसका होगा इस पर नज़र हमारी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सलमान को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में, खासतौर से वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधानात्मक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ और इसलिए काम करते रहना सलाह। देखिए खास बात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ